जैसे जैसे किसी देश की इकोनॉमी ग्रो होती है तो ट्रांसपोर्टेशन में ईज आना ज़रूरी है, नहीं तो एक टाइम के बाद दैट वोंट स्पीड अप। तो इसी के लिए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ज़रूरी बताया जाता है। आप में से कई लोगों के दिमाग में अभी अभी ख्याल आया होगा कि सर देखिए, ज़रूरी है नहीं है वो बात बाद की है। पहले ये बताइए, जो लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद, उसका क्या स्टेटस है? आ रहा है ख्याल दिमाग में? तो पहले मैं उसका स्टेटस बता देता हूँ आपको। 2017 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था और उसके बाद प्लान था कि 2023 तक ये प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा, लेकिन कोविड की वजह से डिले चल रहा था। तो अभी क्या अपडेट है? लेटेस्ट अपडेट है 2024 में हम जनवरी तक जो लैंड एक्विजिशन होना था इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो कंप्लीट हो चुका है और कहा जा रहा है 2026 तक इस पूरे, मतलब ये तो 508 किलोमीटर का, इसमें से जो 50 किलोमीटर का पैच है वो चालू हो जाएगा। मीन्स 2026 में 50 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का वो स्टार्ट हो जाएगा। ये रहा वो प्रोजेक्ट और स्पीड की बात की जा रही है 320 किलोमीटर। कहा जा रहा है कि जो टाइम है वो 3 घंटे हो जाएगा, यानी कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच का टाइम 3 घंटे। अब इसको कर कौन रहा है? आप इस एजेंसी का नाम देख रहे हैं, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यानी कि इसके लिए अलग से गवर्नमेंट कंपनी बनाई गई है। तो मामला सीरियस है, सिंसियरली लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप में से कई लोग सोच रहे थे शायद वो प्रोजेक्ट तो बंद हो गया होगा, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में नहीं आया है ना। तो चलिए आज इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, क्या इंडिया को हाई स्पीड रेल नेटवर्क की ज़रूरत है? इस टॉपिक को एनालाइज करने के लिए हमारे पास इंडिया का जो कुछ फैक्ट्स हैं वो तो बेहद कम है, यानी कि इंडिया के रेलवेज, उसके एक्सपीरियंस पर तो बात होगी, लेकिन इसके लिए हमें चाइना को एज रेफरेंस लेना होगा। ठीक है, तो मैं चाइना के एग्जांपल्स को लेने वाला हूं। वैसे हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क पर हम एक पॉलिटिकल कंसेंसस देखते आए हैं, मतलब चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने माना है कि भाई इकोनॉमी के लिए ज़रूरी तो है। अभी आप में से कई लोगों के दिमाग में ख्याल आया होगा, सर इतना महंगा होगा बुलेट ट्रेन का सफ़र, करेंगे कैसे? सब होगा, अभी जरा रुकिए लास्ट तक। देखिए 3 एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से इंडिया के लिए सूटेबल है। पहला ये देखिए, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। तो मतलब ये तो टेंशन आप लेइए मत कि भाई इस बुलेट ट्रेन में जाएगा कौन। अरे इतनी पॉपुलेशन है यार, सबसे बड़ी पॉपुलेशन हम हैं। लेकिन आप कहेंगे पैसा भी तो लगता है। अरे मिडिल क्लास का राइज हो रहा है और अगर मैं टोटल एयर ट्रैवल की बात करूं तो हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। सबसे ज़्यादा, मतलब तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो हवाई यात्रियां हमारे यहाँ हैं और इसका जो नंबर है ना 2030 तक 500 मिलियन होने वाला है। तो दुनिया भर की एयरलाइंस हम पर नज़र टिकाए हुए हैं कि यार यहाँ पर बिजनेस बनाना है। ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है मेगा सिटीज़ में, तो इस वजह से भी मेगा सिटीज़ को आपस में कनेक्ट कर देना एचएसआर से, यानी कि हाई स्पीड रेल जिसको हम बुलेट ट्रेन बोलते हैं, वो वायबल तो है, राइट। रॉ मॉडल देखिए ज़रा इस मैप से। आप कहेंगे सर मुद्दा तो केवल अहमदाबाद से मुंबई तक का था, लेकिन रुकना यहीं थोड़ी ना है। हम आज से 50 साल बाद की बात करें तो हमें कनेक्ट करनी पड़ सकती हैं ये सिटीज़। ज़रा देखिए इधर, ये आप देख रहे हैं, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से अहमदाबाद, से मुंबई, देन हैदराबाद, देन बेंगलुरु, देन तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, इधर भुवनेश्वर, कोलकाता, रांची, भोपाल, लखनऊ, कानपुर। आप कहेंगे लखनऊ कानपुर के बीच में बुलेट ट्रेन चलाएंगे आप? अरे ये एक मॉडल है, ये मॉडल सजेशन के रूप में दिया गया है बाय वन कंसल्टेंट कि इंडिया में ऐसा होगा फ्यूचर में, क्योंकि मेजर इकोनॉमिक सेंटर्स को अगर आप हाई स्पीड रेल से कनेक्ट करेंगे तो आपकी इकोनॉमी को भी पुश मिलेगा। आप कहेंगे ऐसा कैसे मिल जाएगा? अरे यार एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर मैं आपको एवरेज स्पीड बताऊं हमारे फ्राइट कॉरिडोर की, फ्राइट कॉरिडोर यानी कि माल भाड़ा, अरे भाई आपने मालगाड़ी देखी है ना, एवरेज स्पीड क्या लगती है आपको मालगाड़ी की? क्या है हमारे देश में? 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर पर आवर। इससे ज़्यादा तेज तो आप में से कई लोग बाइक चलाते हैं, एक्टिवा चलाते हैं अपनी। और बताइए इतने कम स्पीड से जा रहा है हमारा फ्राइट माल। तो आप कहेंगे इससे फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है, अगर एक जगह से दूसरी जगह हम रेलवे नेटवर्क के थ्रू सामान भेज सकते हैं तो आप मुझे बताइए तेज़ी से सामान भेजेंगे तो ट्रेड को ही पुश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे भाई साहब ट्रेड को पुश मिलेगा, ट्रेड को ज़्यादा पुश मिलेगा। अगर पोर्ट्स पर आपको अपना सामान तेज़ी से पहुंचा पाएंगे तो पोर्ट से वो दूसरे देशों में तेज़ी से जा पाएगा, बिक भी पाएगा, आपके यहाँ प्रोडक्शन भी बढ़ पाएगा, आपके यहाँ नौकरियाँ भी बढ़ेंगी और जब पैसा आएगा तो भाई अमीर भी बनोगे। तो यानी कि मुद्दा केवल रेल यात्रा का नहीं है, मुद्दा है कि दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस स्पीड इज कनेक्टेड टू ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी, राइट।
तो अब ये कुछ आइडिया है कि अगर इनके बीच में ये होता है तो क्या हमारा टाइम रिड्यूस हो जाएगा। जैसे दिल्ली मुंबई के बीच में कहा गया 4.5 आवर्स, अभी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ अहमदाबाद से मुंबई के बीच में 3 घंटा, ठीक है। बेंगलोर हैदराबाद के बीच में 2 घंटे लगेंगे, दिल्ली कलकत्ता 5.5 आवर्स, मुंबई बेंगलोर के बीच में 4 आवर्स, लमसम आइडिया है। तो इंडिया शुड हैव, तो एक तो मैंने एग्जांपल दिया ह्यूज एविएशन इंडस्ट्री। अब आप कहेंगे सर जिसको एयर ट्रैवल करना है वो एयर ट्रैवल ही करेगा ना, वो क्यों ये वाला ट्रैवल करेगा। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ऐसा, है ना, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूं चाइना का। चाइना में जैसे ही हाई स्पीड रेल नेटवर्क बढ़ा, उन मेजर सिटीज में जिनके बीच में गैप 1000 किलोमीटर या उससे कम था, तो लोगों ने HSR को यूज करना ज्यादा पसंद किया इन कंपैरिजन टू दिस एयरवेज। तो आप कहेंगे इससे फर्क क्या पड़ा। अरे भाई साहब, लोगों ने भी ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनको वो ज्यादा फिजिबल लगा, यूजफुल लगा। तो कॉस्ट वाइज भी आप कहेंगे कॉस्ट तो ज्यादा होगी। आप कैसे कह सकते हैं ज्यादा होगी? अगर वॉल्यूम ऑफ पीपल आर मोर, टिकट सोल्ड आर मोर, तो भाई एवरेज कॉस्ट कम आ सकती है कि नहीं आ सकती है? आ सकती है, राइट। वो चाइना है, चाइना ने इसी वजह से इसको इंक्लूड किया। प्लस उनके रोड पर अगर मैं फ्राइट की बात करूं, चाइना ने तो भाई साहब इस HSR के थ्रू उसने अपना जो माल भाड़ा है वो इसके थ्रू चला रहे हैं। मालगाड़ी जो है उनकी बुलेट ट्रेन की तरह चल रही है। तो इससे हुआ क्या, इससे जो आपके रोड पर जो ट्रक चलते हैं उनके जो, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, उसमें 15% की गिरावट देखी गई। तो 15% की गिरावट का मतलब समझ रहे हैं आप यार, रोड कंजेशन बचेगा कि नहीं बचेगा अगर ट्रक्स वहां पर कम होंगे, क्योंकि भाई बुलेट ट्रेन आपको उससे तेजी से पहुंचा रही है और कॉस्ट इफेक्टिव में पहुंचा रही है कि नहीं। पोल्यूशन भी कम होगा कि नहीं होगा, एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा कि नहीं होगा। ये सारे पॉइंट्स हमारे अभी तक इसके फेवर में। मैं चैलेंजेस पर भी बात करूंगा, ठीक है। केवल पॉजिटिविटी नहीं, प्रैग्मेटिज्म जरूरी है लाइफ में, है कि नहीं। यथार्थ का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो डिमांड जो है ऑलरेडी है। डिमांड ऑलरेडी कैसे है? डिमांड ऑलरेडी इसका तो है ना, मतलब अगर लोग 1000 किलोमीटर दूर भी जाना चाह रहे हैं तो एयर ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि लोग दाम देने से पीछे नहीं हट रहे। भाई जैसे किसी को दिल्ली से जयपुर जाना है तो रोड से भी जा सकता है, लेकिन वो भी एयर ट्रैवल कर रहा है। तो यानी कि ऐसी संख्या है तो सही। याद है आपको उड़ान स्कीम, 2500 किलोमीटर से कम में आपको कॉस्ट इफेक्टिव एयर ट्रैवल की बात कर रही थी गवर्नमेंट हमारी। तो अब वो कह रहे हैं कि 1000 किलोमीटर से कम में HSR लग गया मेगा सिटीज के बीच में। तो ऐसा नहीं कि टिकट लेने वाले नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब वो इससे ज्यादा टिकट एयर ट्रैवल में भी दे रहे हैं, राइट। तो एग्जाम्पल चाइना ने यही करा, और इसके थ्रू देखिए, जैसे वुहान ग्वांगझाओ का तो नाम आपने सुना ही होगा। इसके बीच में उन्होंने ट्रांसपोर्ट को बढ़ा दिया। ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई। अब रेलवे कंजेशन, ये हमारे लिए एक इशू है। मतलब भाई अब ये तो बात हमें पता लग गई कि स्पीड तो हमें बढ़ानी पड़ेगी, केवल आपको पहुंचाना नहीं है। अरे भाई साहब, फ्लाइट कॉरिडोर की स्पीड भी तो बढ़ानी है। और ये जो हमारा रेलवे अभी का नेटवर्क है, इसके थ्रू तो ऐसा नहीं हो पाएगा, फिलहाल नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स है ना, रेलवे लाइंस का कंजेशन है। अभी मैं लास्ट में जब जाऊंगा इस वीडियो के, तो आपको बताऊंगा कि हमारे रेलवे में भी जो आप मल्टीपल गॉजेस देखते हैं, मीटर गॉज, नैरो गॉज, ब्रॉड गॉज, यानी कि रेलवे लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, ये अलग अलग होने की वजह से भी एक बोटलनेक की तरह है विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ कन्वेंशनल रेलवे। अगर आप में से कोई सोच रहा होगा कि सर हम तो पैन इंडिया हाई स्पीड रेल इन्हीं पर चला देंगे, ऐसा नहीं होता ना, राइट। आपके मल्टीपल गॉजेस हैं, आपको पटरियां चेंज करनी पड़ती हैं, गॉज चेंज करना पड़ता है, राइट। तो वो एक प्रॉब्लम है। हालांकि मैं आपसे मैं एक मेंस का क्वेश्चन भी इसमें लास्ट में पूछने वाला था, आपसे अभी पूछ लेता हूं कि एक्चुअली व्हाई इंडिया is having multiple gauges when it comes to railway network, यानी कि नैरो गॉज, मीटर गॉज, ब्रॉड गॉज। हमने इतने गॉज रखे क्यों है? एक स्टैंडर्ड यूनी गॉज क्यों नहीं रखा? 1992 में एक कमेटी ने कहा कि भाई साहब यूनी गॉज कर लो, यानी कि कन्वर्ट कर दो सारे गॉजेस को एक गॉज में, एक स्टैंडर्ड रेट में, जिससे कि पैन इंडिया जो रेलवे है, अगर एक ही तरह की पटरी एक ही गैप पर चलेगी तो हम उसकी स्पीड बढ़ा पाएंगे। तो हमारे दिमाग में सवाल आना चाहिए, एक तो हुआ क्यों नहीं, और दूसरा भाई साहब अलग अलग हैं क्यों? जब कितने सारे देशों में एक ही यूनी गॉज है, एक ही गैप होता है, हमारे अलग अलग क्यों है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है इसका कि ब्रिटिश टाइम से क्यों ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया था। मिलिट्री के लिए ब्रॉड गॉज का इस्तेमाल किया था। कई एरियाज में टोपोग्राफी टफ थी, पहाड़ों में, तो भाई ऐसे में
ठीक है भाई, नैरो गॉज का इस्तेमाल कर लिया था। प्लस एक और रीज़न था कि अगर किसी ने इन्वेड करने की कोशिश करी उस एरिया को जहां पर ब्रिटिशर्स इंडिया पर काबिज थे, तो ऐसे में वो तो गॉज गॉज में फंस जाएंगे। यानी कि गॉज का जो कंट्रोल है वो उनके पास, भाई कहने का मतलब है कि अगर वो रेल नेटवर्क के थ्रू बहुत तेज़ी से इन्वेड करेंगे ब्रिटिश इंडिया में अदर फोर्सेस, तो ऐसे में ब्रिटिशर्स उनको स्लो डाउन कर सकते हैं क्योंकि गॉजेस में। अब इस स्लो डाउन का चक्कर में जो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी के लिए किया था, मल्टीपल रीजंस है, मैंने बताया ज्योग्राफी रीजंस भी है, मिलिट्री के लिए ब्रॉड और वैसे के लिए आप जो है नैरो मीटर गॉज का इस्तेमाल कर लेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव भी है क्योंकि ब्रॉड में कॉस्ट ज़्यादा लेगी। लेकिन ये भी रीज़न था कि स्लो डाउन द एनिमी फॉर इन्वेजन। लेकिन उनके स्लो डाउन के चक्कर में आपको नहीं लगता अब तक हमारी इकोनॉमी भी अपनी रेलवे नेटवर्क की ट्रू स्पीड के पोटेंशियल को नहीं पा सकी है? लॉजिक है। और इसमें अदर क्या पॉइंट है बताइएगा आप ज़रा कमेंट में। और ये देखिए ओवर क्राउडेड है हमारा कन्वेंशनल रेलवेज, तो यानी कि वी नीड एचएसआर। एचएसआर कैन हेल्प एंड लाइक एचएसआर हैज़ हेल्प चाइना, स्पेशली ये जो माल वाली गाड़ी हैं, इसके लिए हमें डेवलप करना पड़ेगा। आपने सुना है डीएफसी के बारे में? सुना है डीएफसी? अभी आएगा डीएफसी, बात करेंगे उस पर। इससे होगा क्या कि जो ट्रक्स हैं, मैंने बताया ना जैसे वहाँ का एक्सपेरिमेंट है, 15% ट्रक्स जो है रोड पर कम हो गए, तो रोड का कंजेशन बच गया, एनवायरमेंट में बेनिफिट है, एमिशन रिड्यूस हो गए। कैन इंडिया बिल्ड एचएसआर नेटवर्क? अब आप कहोगे सर इंडिया की पोटेंशियल पे तो शक नहीं करना चाहिए। आप कहोगे, फिर कुछ लोग कहेंगे कि सर अभी तक हमने बनाया कहाँ है, तो शक क्यों ना करें। पहली बात तो जापान इज़ देयर, क्योंकि जापान का जो बुलेट ट्रेन मॉडल है वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड कहा जाता है, वो फाइनेंशियल बैकिंग भी कर रहा है, टेक्नोलॉजी बैकिंग भी कर रहा है, राइट। प्लस अगर हम इंप्लीमेंटेशन की बात करें, एग्जीक्यूशन की बात, तो देखिए ये रहा दिल्ली मेट्रो, यहाँ पर भी हम जापानीज टेक का इस्तेमाल देखते हैं। तो यानी कि लैंड एक्विजिशन बड़ी मात्रा में दिल्ली में करना, भाई दिल्ली के बीच में इतना बड़ा लैंड एक्विजिशन करना, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है कि नहीं है। फिर इसके बाद अदर शहरों में मेट्रोज आए, हालांकि कुछ शहरों में मेट्रोज के वायबिलिटी पर सवाल उठता रहा है, राइट, कि भाई वहाँ पर कितने सक्सेसफुल हैं। मैं इसकी बात कर रहा था डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर। ये देखिए इसके दो पार्ट हैं, आपका वेस्टर्न कॉरिडोर, यहाँ पर 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर टोटल 2800 किलोमीटर, ये दिल्ली से लेकर मुंबई और यहाँ दिल्ली से लेकर कोलकाता। तो यानी कि आपके दो हमारे देश के मेजर पोर्ट्स, यहाँ पर कोलकाता और यहाँ पर मुंबई, इसको कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो ये मतलब मेजर माइलस्टोन होगा, क्योंकि एक डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर का मतलब है कि हमारी मालगाड़ियों को उस समस्या से निजात मिल जाएगी जो आप देखते आए हैं। आप ट्रेन में जाते हैं तो देखते होंगे कि मालगाड़ी को साइड में रोका हुआ है। जब आप मालगाड़ी को सेकंड प्रायोरिटी पे रख देंगे तो भाई सब ट्रेड कैसे पुश होगा, देश का इकोनॉमी कैसे पुश होगी। तो आपको नहीं लगता डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर ज़रूरी था? यानी कि इस रेलवे नेटवर्क पर आपकी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी, आपकी सुपरफास्ट ट्रेन जो आप ट्रेवल के लिए यूज़ करते हैं वो नहीं चलेगी। अच्छा ये आपको बता दूं, यहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी, मेरे साथ आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और जानकारी उनके लिए जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो अभी ये ग्रेट सेल चल रही है, तो यू कैन ज्वाइन यूजिंग त्यागी लाइफ कोड, एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। PSR ऑप्शन मैं पढ़ाता हूँ, बेसिक से लेकर मोक्ष तक मैं ही पढ़ाता हूँ, तो आप study-iq.com पर जाकर डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। कमिंग बैक टू अ टॉपिक, मोस्ट वायबल ऑप्शन क्या हो सकता है? ये देखिए बेस्ट आइडिया, पूरे देश में एक ही नेटवर्क बनाने से पहले ऐसा कर लेते हैं कि चाइना के इस मॉडल को फॉलो कर लेते हैं। चाइना ने क्या करा है, चाइना ने ऐसा नहीं किया कि इस पूरे मॉडल में एक रेलवे नेटवर्क बना दिया हो HSR का। चाइना ने हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क पूरे में नहीं बनाया, उसने क्या करा, क्लस्टर बना। देखिए चेंगडू से चोंगिंग, फिर इधर देखिए चांगशा, नानचांग, वुहान, ग्वांगजाओ, मकाओ, हांगकांग। तो उसने क्या करा है कि कुछ क्लस्टर्स बना दिए हैं। अब आप कहेंगे हम कैसे करेंगे, हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा क्योंकि मैंने कहा कि अगर दिल्ली मेट्रो अच्छा चल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह मेट्रो प्रोजेक्ट एकदम से सक्सेसफुल हो भी जाए। बात समझ में आ रही है आपको? तो ऐसा तो कर सकते हैं कि यार मान लीजिए आप अहमदाबाद से मुंबई कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक, तो अब कोई दूसरा क्लस्टर ले लीजिए। मैं कुछ क्लस्टर्स आपको सजेशन में भी मैप के थ्रू दिखाऊंगा भी, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, आप इसको तो कर दीजिए हाई स्पीड रेल से कनेक्ट, और फिर इसके बाद जो कन्वेंशनल सुपरफास्ट ट्रेन है उनका कनेक्टिविटी इनके साथ रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी कन्वेंशनल इंडियन रेलवेज है उसकी जो ऑलरेडी सुपरफास्ट ट्रेन्स हैं, इन क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर को कनेक्ट करने में आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए फिलहाल, और जो मेगा सिटीज हैं उनको कनेक्ट करने के लिए बीच में लगा दीजिए बुलेट ट्रेन। तो इससे रेलवेज का भी पोटेंशियल रिलाइज हो जाएगा और प्रोजेक्ट वायबिलिटी भी होगी, क्योंकि पैसा आना भी तो चाहिए उन प्रोजेक्ट से, यूज भी तो होना चाहिए, और उसमें टाइम लगता है ग्रेजुअली, है ना, ग्रेजुअली होता है। अब ये एक आइडिया है कि एटलीस्ट 3 जगह पर हम ऐसे क्लस्टर बना सकते हैं।
जैसा चाइना का मॉडल है, राइट। ये हमारा एनालिसिस कह रहा है साउथ इंडिया टेक क्लस्टर, यानी कि बेंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई को एक सुपरफास्ट ट्रेन के क्लस्टर से जोड़ा जाए। दूसरा इंडस्ट्री एंड फाइनेंस क्लस्टर, इसमें मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, पुणे, यहां पर एक क्लस्टर बन जाए। तो ऑलरेडी हमें पता है मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, तो उसमें सूरत और पुणे को इंक्लूड कर लिया जाए, तो ये इंडस्ट्री एंड फाइनेंस क्लस्टर हो सकता है इंडिया का। फिर कैपिटल टेक क्लस्टर, इसमें दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, यहां पर एक क्लस्टर हो सकता है। तो ये चाइना के मॉडल को हम यहां पर यूज कर सकते हैं एक तरीके से। बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट होगा कि अब फिर हम एडवांटेज ले लेंगे ना अपनी कन्वेंशनल रेलवे सुपरफास्ट ट्रेन की, बेस्ट रिटर्न मिल जाएगा हमें इस तरीके से, है कि नहीं। अब मेजर हर्डल क्या है? एक तो लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन में भी जहां पर जो अलाइनमेंट है वो नॉन लीनियर है। आप कहेंगे मतलब क्या है? सीधी सी बात बताऊं तो ये है कि कितनी जगह पर बिल्डिंग्स गिरानी पड़ती हैं, फिर वहाँ कोर्ट केस हो जाते हैं। इसी वजह से बताया जनवरी 2024 में जाकर लैंड एक्विजिशन पूरा हुआ है इस वाले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का, जो अहमदाबाद मुंबई वाला है। और बताइए कब से प्रोजेक्ट चल रहा है? 2017 से स्टार्ट हो गया था, कंसेप्चुअलाइजेशन 2016 में हो गया था, राइट। तो लैंड एक्विजिशन करना होगा, तो यहाँ पर पिलर बनाकर अगर करें तो एक्चुअली टोटल लैंड जो नीडेड है वो कुछ कम होगा। तो ये कहा जा रहा है कि ये भी एक तरीका है, ये तो बेसिक सी बातें हैं। एक्सपीरियंस हम पुराने वाला यूज़ कर सकते हैं। लैंड एक्विजिशन का इशू या नई टेक्नोलॉजी के इनकॉर्पोरेशन में हमने कौन से मॉडल्स का इस्तेमाल किया था? आप कहेंगे मॉडल का मतलब है, आपको क्या लग रहा है केवल वो जो एजेंसी मैंने बताई वो एजेंसी सब कुछ बनाएगी? नहीं, दे हैव टू एंगेज विद अदर कॉन्ट्रैक्टर्स एज वेल, और उसके लिए हमें स्किल्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो इंडिया में वो जो स्किल सेट जो बुलेट ट्रेन का है, बुलेट ट्रेन के लिए है भाई, बनाने के लिए ठीक है वो टेक्नोलॉजी है, लेकिन अब कीपिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ दैट टेक्नोलॉजी, वी नीड स्किल डेवलपमेंट। तो इसके लिए अलग से यहाँ पर IIM में एक प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, IIM बेंगलोर में, इंडिया जापान स्टडी सेंटर। तो आपको ये लग रहा है तो अच्छी बात है, कम से कम इस फील्ड में स्किल डेवलपमेंट होगा तो जाहिर सी बात है प्रमोट होगा स्किल, तो जॉब प्रमोशन होगा। और मुद्दा केवल बुलेट ट्रेन में ही नौकरी मिलने का नहीं है, जहाँ पर भी बुलेट ट्रेन के हब बनेंगे तो मुझे बताइए आसपास भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा, बिजनेसेस भी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो बिजनेसेस आएंगे तो जाहिर सी बात है भाई जॉब भी बढ़ेगी, है कि नहीं। तो इससे एक इकोनॉमिक सेंस यहाँ पर बनती है। अब चैलेंजेस और क्या हो सकते हैं जो कन्वेंशनल रेलवे के हैं? एक तो मैंने कहा था ये इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक, ये पुराना जो हमारा नेटवर्क है इसका जो अपग्रेडेशन है उसमें बहुत धीमा है। तो आप कहेंगे बुलेट ट्रेन की बात कीजिए ना सर, इस चैलेंज की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने इसलिए बताया क्योंकि बुलेट ट्रेन को भी अगर वायबल बनाना है तो बुलेट ट्रेन तक पहुंचाने वाला नेटवर्क भी स्पीड वाला होना चाहिए, क्योंकि हम क्लस्टर वे इज द बेस्ट वे फॉर इंडिया एज ऑफ नाउ, राइट। तो इसका भी तो बेस्ट पोटेंशियल करना पड़ेगा। अपग्रेडेशन में ऑब्स्टेकल्स हैं यहाँ पर, लाइन अपग्रेडेशन, सिग्नल अपग्रेडेशन, पुरानी टेक्निक्स। ये मैं गॉज वाला जो तरीका बता रहा था कि यूनी गॉज कर लेना चाहिए, एक स्टैंडर्ड हो जाना चाहिए। एक्चुअली 1992 में ये मिस्टर जाफर शरीफ, ही वाज एक्चुअली फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर, इन्होंने भी एडवाइस किया था, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी ऐसा कहा था, लेकिन फिलहाल हो नहीं पाया। मैंने इससे एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, बताइए क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से इंडिया इज हैविंग मल्टीपल गॉज इन आर रेलवे सिस्टम। कन्वर्जन अभी इसका वेटेड है, सिग्नल कन्वर्जन, गॉज कन्वर्जन। तो प्रोजेक्ट डिलेज एक फीचर है हमारे यहाँ का। ब्यूरोक्रेटिक अप्रेंशन है बुलेट ट्रेन को लेकर, कहा जा रहा है पता नहीं यार पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, इससे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, कहीं पैसा वेस्ट ना हो जाए। लेकिन कई सारे वर्ल्ड एक्सपर्ट्स का कहना है, इंक्लूडिंग जैसे हमने चाइना का मॉडल देखा, जापान का मॉडल देखा, कि देखो सक्सेसफुल केस स्टडीज़ भी हैं, लेकिन हमें क्या अप्रोच होनी चाहिए? क्लस्टर वाली अप्रोच हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक बात तो पक्की है कि अगर आपको इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो आपको कुछ नेक्स्ट लेवल रिस्क भी लेने पड़ेंगे। लाइफ इज इक्वल टू ग्रोथ। पुराने तरीकों से चलते रहोगे और नेक्स्ट लेवल ग्रोथ सोचोगे तो नहीं होगा भाई साहब, नेक्स्ट लेवल एफर्ट करने पड़ते हैं लाइफ में, ऐसे ही इकोनॉमी में। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन तो मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्टली स्कैन करके। ये आपको इसलिए क्वेश्चन है, डिस्कस द फिजिबिलिटी एंड नीड ऑफ HSR नेटवर्क फॉर इंडिया। तो इस पर जो आपकी ओपिनियन है शेयर कीजिएगा खुलकर कमेंट्स में, मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए, जय हिंद।